नमस्कार प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर ऑफ अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चौमू से। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकंड सोइल साइंस का। जो अपना पार्ट सेकंड है वो है सोइल स्ट्रक्चर। इससे पहले अपन बात करेंगे, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी चीज़, चौमू की एकमात्र ऐसी संस्था जो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रही है। यहाँ देखो अपन बात करेंगे, आप जो सोइल स्ट्रक्चर है, सोइल स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सोइल स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या होता है, ये अपने एग्रीकल्चर के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों मेथड्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर क्या होता है, जिसे जो मर्दा है, मर्दा क्या होता है, जिसे उसकी जो संरचना होती है उस संरचना से रिलेशन होता है स्ट्रक्चर का। तो देखो मर्दा कणों के व्यवस्थापन को अपन बोलेंगे अरेंजमेंट। तो मर्दा कणों के व्यवस्थापन को मर्दा संरचना कहा जाता है। और ये एक मर्दा का एक अस्थायी गुण है जो कभी भी परिवर्तनशील हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने सोइल जो टेक्सचर पढ़ा, मर्दा कणाकार पढ़ा। मर्दा कणाकार के अंदर आपने देखा होगा, जो मर्दा कणाकार था वो एक मर्दा का अपरिवर्तनशील गुण था। किसी भी कृषि क्रिया के द्वारा उस मर्दा कणाकार को अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे यहाँ अपन बात करेंगे, जो मर्दा संरचना है, सोइल स्ट्रक्चर है, इसको अपन है ना कृषि क्रियाओं के द्वारा इसकी जो आकृति है उस आकृति के अंदर बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक परिवर्तनशील गुण है। दूसरा देखो, यहाँ अपन बात करेंगे मर्दा संरचना के आधार पे जो मर्दा का जो वर्गीकरण किया गया है वो मोस्टली 4 प्रकार से किया गया है। देखो यहाँ अपन बात करेंगे मर्दा संरचना का जो पहला टाइप है वो है आपका प्लेटी। अपन बात करते हैं प्लेटी क्या होता है। प्लेटी की अपन बात करेंगे। देखो प्लेटी को पढ़ने से पहले 2 चीजें आप पढ़ो, है ना। पहली जो है वो है आपका हॉरिजन, और नंबर 2 है आपका वर्टिकल। तो यहां अपन बात करेंगे हॉरिजन जो है उसका अर्थ क्या होता है। हॉरिजन आपने देखा होगा, जैसे हॉरिजन के अंदर क्या होता है कि अपन है ना, जैसे ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वो कम रहती है और दाएं बाएं से जो लंबाई है वो ज्यादा रह सकती है। या अपन ये कहें कि ये जो ऐसी स्थिति है वो आपकी हॉरिजन है, और ये जो स्थिति है ऊपर से नीचे वो क्या है, आपका वर्टिकल है। आपने बायोलॉजी के अंदर देखा होगा अनुप्रस्थ काट, अनुदैर्ध्य काट। उसी प्रकार अपन बात करेंगे, दाएं से बाएं जो है वो आपका हॉरिजन होता है और ऊपर से नीचे होता है वो आपका वर्टिकल होता है। यहां देखो अपन बात करेंगे कि जो प्लेटी मर्दा होती है, इस प्लेटी मर्दा के अंदर क्या होता है, इस वर्टिकल की अपेक्षा ये जो आपका वर्टिकल है, इस वर्टिकल की अपेक्षा ये हॉरिजन आपका अधिक विकसित होता है। इसलिए इस कंडीशन के अंदर जो मर्दा संरचना है वो एक प्लेट की समान होती है ना। तो इसके अंदर देखो, आपने देखा होगा ये जो आपका है ये आपका हॉरिजन है ना, ये हॉरिजन अधिक विकसित है, ये वर्टिकल की लंबाई क्या है आपकी कम है। इसलिए ये जो मर्दा संरचना है वो एक प्लेट की भांति है। तो ऐसी कंडीशन जब मर्दा के अंदर रहती है उस मर्दा संरचना को प्लेटी संरचना बोलते हैं। दूसरा आता है आपका प्रिज्मीय। तो प्रिज्मीय को अपन देखते हैं। तो यहां 2 चीज आपको पकड़नी थी, पहला था आपका जैसे हॉरिजन और दूसरा आता है आपका वर्टिकल। दूसरा आता है बेटा प्रिज्मीय। तो प्रिज्मीय का अर्थ जो है अपन बात करेंगे, प्रिज्मीय क्या होगा, तो प्रिज्मीय की अपन बात करेंगे जो प्लेटी है, प्लेटी का जस्ट विपरीत कंडीशन के अंदर मर्दा की संरचना रहती है, अपन उसको क्या कहेंगे, प्रिज्मीय कहेंगे। जैसे प्रिज्मीय की अपन बात करेंगे, यहाँ प्लेटी के अंदर हॉरिजन ज्यादा डेवलप कंडीशन में था, यहाँ पर वर्टिकल जो है वो अधिक डेवलप होगा। जैसे आप देखो यहाँ ये आपका वर्टिकल है और ये आपका क्या है, हॉरिजन है। तो इस दशा के अंदर जो आपकी जो मर्दा की संरचना है वो इस प्रकार से होगी, या एक प्रकार से प्रिज्म के समान होती है। तो ऐसी मर्दा संरचनाएं जो है वो प्रिज्म में मर्दा संरचना है। तीसरा जो है आपका वो है आपका ब्लॉकी। ब्लॉकी के अंदर देखो क्या होता है, ब्लॉकी संरचना के अंदर कि मर्दा के जो कण है या मर्दा की जो संरचना है, उस मर्दा की संरचना के अंदर उसके जो किनारे होते हैं वो तेज, तीखे और चपटे होते हैं। अब किसी मर्दा संरचना के जो किनारे तेज, तीखे और चपटे हैं, तो वहां अपन बात करेंगे कि इस कंडीशन के अंदर जो मर्दा की स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होगी। तो यहां अपन बात करेंगे कि मर्दा के जो किनारे हैं वो तेज है, तीखे हैं, चपटे हैं। जैसे इसको इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि ये जो ब्लॉकी है, ब्लॉकी के अंदर देखो ये ट्राइंगल एक प्रकार से बन रहा है। तो यहां पर देखो आपने इस मर्दा के जो किनारे हैं वो तेज है, यहाँ पर तीखे हैं, यहाँ पर क्या है, चपटे हैं। तो ऐसी जो मर्दा संरचना है वो क्या है, आपकी ब्लॉकी है। उसके बाद अपन बात करेंगे, एक आता है बेटा गोलाकार।
तो गोलाकार जो संरचना है, गोलाकार संरचना के अंदर क्या होता है कि जो मर्दा है, मर्दा की संरचना गोल लेकिन अनियमित सराउंडिंग एरिया के अंदर, या जिसे अपन बोल सकते हैं जिगजैग कंडीशन के अंदर क्या रहती है, गोल रहती है। तो देखो यहां पर जिसे गोलाकार की अपन बात करेंगे तो गोलाकार संरचना के अंदर जो मर्दा संरचना है वो कैसी है, गोल है लेकिन कैसी है, आपके अनियमित है। तो बेटा यहाँ पे अपन बात करेंगे मर्दा संरचना के आधार पे मर्दा को हमने 4 भागों में बांटा है। पहली आती है आपकी प्लेटी, दूसरा है आपका प्रिज्मे, तीसरा है आपका ब्लॉकी, चौथा है आपका गोलाकार। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से, अपने एग्जाम के अंदर सर आपने जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक में से अपने एग्जाम की दृष्टि से है ना जो आने वाला क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो यहाँ मैंने आपको जब प्लेटी पढ़ाया था तो प्लेटी के अंदर है ना मैंने 2 चीज पढ़ाई, होरिजन और एक आता है वर्टिकल। होरिजन का अर्थ क्या होता है, दाएं से बाएं, और वर्टिकल क्या होता है आपका ऊपर से नीचे। तो प्लेटी के अंदर क्या होगा, होरिजन डेवलपमेंट कंडीशन में होगा बजाय वर्टिकल की अपेक्षा। प्रिज्मे में क्या होगा, वर्टिकल डेवलप होगा होरिजन की अपेक्षा, इसलिए मर्दा की संरचना है वो एक प्रिज्म के समान दिखाई देगी। ब्लॉकी के अंदर क्या है, इस मर्दा के जो किनारे हैं तेज है, तीखे हैं, चपटे हैं, ये ब्लॉकी मर्दा है। और लास्ट जो आपकी मर्दा संरचना थी गोलाकार, इसके अंदर मर्दा संरचना है वो गोल लेकिन अनियमित आकार की होती है। अब यहां अपन बात करेंगे यहां अपन बात करते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से यहां से जो आने वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। तो देखो यहां है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम जो मर्दा संरचना है वो कौन सी है। तो यहां पे अपन बात करेंगे जिससे कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम जो मर्दा संरचना है वो मर्दा संरचना है बेटा आपकी क्रोम्बिया दानेदार। अब यहां अपन बात करेंगे क्रोम्बिया दानेदार जो मर्दा है वो कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम क्यों मानी गई है। तो देखो यहां पर अपन बात करेंगे क्रोम्बी और एक होता है दानेदार, 2 कंडीशन आपने देखी। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जैसे फसल प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि मर्दा की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल कंडीशन जो होती है वो एक अच्छे सीक्वेंस में होगी या अच्छी होगी, तब जाके फसल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है इंक्रीमेंट होता है। तो यहां अपन बात करेंगे जैसे कई बार क्या होता है मर्दा संरचनाएं खराब हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि जैसे वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग का अर्थ ये होता है कि जिन क्षेत्रों के अंदर कई बार लंबे समय तक पानी भरा हुआ रहता है उस कंडीशन के अंदर वहां की मर्दा संरचना खराब हो जाती है और उन मर्दाओं के अंदर हाइड्रोमोर्फिन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाइड्रोमोर्फिन की अपन बात करेंगे जिस मर्दा के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्यादा हो और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाए उस कंडीशन को अपन हाइड्रोमोर्फिन कहेंगे। तो मर्दा संरचना खराब होने से उस कंडीशन में वहां पे फसल प्रोडक्शन के अंदर कमी आती है। लेकिन यदि उस मर्दा के अंदर संरचना जो है क्रोम्बिया दानेदार होती तो जो अतिरिक्त पानी था वो धीरे धीरे नीचे की ओर रिस कर चला जाता और मर्दा के अंदर जो ऑक्सीजन का या जो गैसों का जो बैलेंस था वो बना रहता, इसलिए उसकी कंडीशन अच्छी होने के कारण फसल प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे कृषि की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम जो मर्दा संरचना है वो कौन सी है आपकी क्रोम्बिया दानेदार। देखो यहां अपन बात करेंगे, मैं मेरे सभी लाइव जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इंस्टीट्यूट का जो एकमात्र ध्येय है वो ये ध्येय है कि कृषि विज्ञान जो सब्जेक्ट है इस कृषि विज्ञान सब्जेक्ट को अपन है ना थ्योरेटिकल न समझ के इसको एक टेक्निकल सब्जेक्ट समझेंगे। और मैं जहां तक मेरा प्रयास होगा हर एक संभव मैं प्रयास करूंगा ताकि मेरे जो यूजर्स है, मेरे स्टूडेंट्स है, उन स्टूडेंट्स को मैं एग्रीकल्चर पढ़ाने की बजाय एग्रीकल्चर उनको सिखाऊं। और अपने इंस्टीट्यूट का जो लोगो है आपने देखा होगा, कृषि विज्ञान या कृषि क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना अपने इंस्टीट्यूट का एकमात्र ध्येय है। दूसरी चीज, अपना जो ऑनलाइन क्लासेज होगी, ऑनलाइन क्लासेज का जो पैटर्न है मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। और राजस्थान के मेरे को अपने आप पर यकीन है, मेरी टीम पर यकीन है कि राजस्थान की सबसे टॉपेस्ट यदि कोई ऐप के द्वारा आपको स्टडी दी जाएगी तो वो अपने ऐप या अपनी संस्था के द्वारा दी जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर अपनी संस्था को एक डेवलपमेंट की गति देने का काम करें। चलो यहां आते हैं एक बार। यहां देखो अपन बात करेंगे, एक आता है भारत की समस्याग्रस्त मर्दाएं। अब भारत की जो समस्याग्रस्त मर्दाएं हैं ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और बहुत बार क्वेश्चन आता है। कई बार आपने देखा होगा लवणीय मर्दा का पीएच मान कितना होता है, लवणीय मर्दा बनने का कारण क्या है, लवणीय सारे मर्दाओं को किससे सुधारा जाता है, जिप्सम के द्वारा कौन सी मर्दाओं को सुधारा जाता है, जिप्सम में कैल्शियम कितना है, जिप्सम में सल्फर कितना है। ये सारी जो चीजें हैं, सारे जो क्वेश्चन है वो आज इसी टॉपिक के माध्यम से अपन पढ़ेंगे।
तो देखो पहली अपन बात करेंगे, एक होता है कि भारत की समस्याग्रस्त मृदा, है ना। समस्याग्रस्त मृदा की अपन बात करेंगे, जैसे अपन किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर अपन बात करें, किसी क्रॉप्स की अपन बात करें, है ना, उसके अंदर कई प्रकार की डिजीज उत्पन्न होती है। उसी प्रकार कई बार अपनी मृदाओं के अंदर भी कुछ विकार पैदा होते हैं, उन विकार को एक प्रकार से अपन डिजीज की संज्ञा दे सकते हैं। यहां अपन बात करेंगे भारत की जो समस्याग्रस्त मृदा है, मोस्टली इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला टाइप है लवणीय क्षारीय और दूसरी मृदा है आपकी अम्लीय मृदा। तो देखो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले कि अपन, है ना, भारत की जो समस्याग्रस्त मृदा है ये किस प्रकार से आंकलन किया जाए कि अपनी मृदा के अंदर कोई ना कोई विकार है। तो उस विकार की जांच करने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसकी जड़ तक जाते हैं और इसकी टेस्टिंग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से चेक करेंगे अपन कि जो अपनी मृदा है वो लवणीय है या क्षारीय है या आपकी अम्लीय मृदा है। तो देखो दोस्तों यहां पर अपन, है ना, एक लॉजिक के तहत आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक किसान है, वो किसान क्या करता है, अपने खेत में बहुत अधिक खाद डालता है, उर्वरक डालता है, अच्छी कृषि क्रिया करता है। इतना काम करने के बाद में भी कई बार फसल का जो प्रोडक्शन है, जितना मिलना चाहिए उतना प्रोडक्शन उसको नहीं मिल पाता है। तो उसको एक बार क्या आया कि गांव के अंदर एक कृषि पर्यवेक्षक आया और उस किसान ने अपनी आप बीती उस कृषि पर्यवेक्षक को सुनाई। अब उस कृषि पर्यवेक्षक ने उसको यह कहा कि आप एक काम करो कि अपनी जो मृदा है इस मृदा की जांच करवाओ आप, है ना। तो मृदा की जांच की अपन बात करेंगे। सोइल टेस्टिंग जो होती है, सोइल टेस्टिंग का उसने, उस कृषि पर्यवेक्षक ने उस किसान को एक निर्देश दिया और उस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ने उसको यह कहा कि आप एक काम करो, अपने खेत के अंदर पहले सबसे पहले मृदा नमूना लो आप। तो मृदा नमूना की जो प्रोसीजर है उसके बारे में अपन बात करेंगे, मृदा नमूना किस प्रकार से लेंगे। तो देखो जो कृषि पर्यवेक्षक था या कोई भी साइंटिस्ट था, वो किसान को निर्देशित करता है कि आप जो अपना खेत है, जैसे ये अपना खेत है, इस खेत के 10 से 15 जगह से या 8 से 10 जगह से आप क्या करो, लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई से, है ना, आप, है ना, यहां लगभग, है ना, 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ में से आप क्या करो, वी आकार का, है ना, कटान लगाओ। यहां जैसे वी आकार के कुछ कटान लगाओ और उस वी आकार के कटान में से आप क्या करो, मिट्टी बाहर निकालो, है ना। तो यहां पर ये देखो अलग अलग जगहों से, ऐसा नहीं कि जहां अधिक उर्वरक हो वहां से नमूना ले लिया, जहां पेड़ हो पेड़ के नीचे से ले लिया, या ढलानदार स्थान है वहां से नमूना ले लिया। खेत की हर एक कंडीशन से आपको, कहने का मतलब, सॉइल सैंपल लेना है। तो सॉइल सैंपल जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर आप, है ना, जो है आप, है ना, उसकी गहराई से लो। उसके बाद में देखो आप ये जो आपका, जो आपने मिट्टी निकाली, उस मिट्टी निकाली को आप, है ना, किसी सीट के ऊपर, है ना, आप इस तरीके से फैला दो। आपने उस सीट के ऊपर, है ना, आपने जो भी मिट्टी निकाली उस मिट्टी को आपने, है ना, किसी सीट के ऊपर फैला ली और इस मिट्टी को आप, है ना, 4 बराबर भागों में बांट लो। इस मिट्टी को आप, है ना, 4 बराबर भागों में बांट लो, है ना, और 4 भागों में से आमने सामने के जो 2 भाग है उसकी मिट्टी को यहां से हटा दो। ठीक है, आमने सामने की मिट्टी को आपने हटा दिया तो आपके पास ये दोनों बचे। ठीक है, अब इन दोनों जगहों की मिट्टी को वापस फिर कलेक्ट करो और फिर कलेक्ट करने के बाद में इनको फिर, है ना, उसी प्रकार से फैलाओ और फिर से इसको 4 भागों में बांट दो। आमने सामने की मिट्टी को फिर से यहां से हटा दो। ये प्रोसीजर अपने को तब तक करते रहना है जब तक कि मिट्टी का जो वजन है वो 500 ग्राम तक आ जाए। इसका मतलब यह है कि ऐसी प्रोसीजर करने से क्या होता है, ऐसी प्रोसीजर से जो अपने खेत की जो एक सभी जगहों की जो मिट्टी होती है वो सभी जगहों की मिट्टी, है ना, अपने उस नमूने के अंदर सम्मिलित हो जाती है। इसलिए एक्चुअल कंडीशन के अंदर खेत का जो नमूना है वो, है ना, तैयार होता है और उसकी जांच, है ना, अच्छी रिपोर्ट आती है। अब ये आपसे यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाए मृदा नमूने का जो भार है सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो अपन बात करेंगे मृदा नमूने का जो सामान्य भार है वो सामान्य भार रखा जाता है आपके 500 ग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से है। एक आता है जैसे कि जो मृदा नमूना है, मृदा नमूना लेने के बाद में जो किसान है, किसान अपना नाम, है ना, खेत का नाम, खेत का कचरा नंबर, सारी डिटेल्स, कहने का मतलब मृदा नमूने के ऊपर लगा के अपने पास का जो भी, है ना, सॉइल लैब है, सॉइल लैब के अंदर वो लेके जाता है और सॉइल लैब में ले जाने के बाद में वो क्या करता है, जैसे वहां का जो भी लेबोरेटरी के अंदर कर्मचारी है वो कहता है कि आप, है ना, 3 से 4 दिन बाद में आना। ठीक है, अब, है ना, जैसे किसान, है ना, अपने सैंपल को, है ना, वहां लेबोरेटरी के अंदर देकर आता है और वो 3 से 4 दिन तक उसका वेट करता है और 4 दिन बाद में अपनी सॉइल की एक्चुअल रिपोर्ट आती है वो है क्या। तो यहां पर देखो कि उसको 3 से 4 दिन क्यों दिए गए,
तो लेबोरेटरी के अंदर जो अपना सोइल सैंपल है, जैसे ये आपका जो सैंपल था, इस सैंपल को कहने का मतलब उस लेबोरेटरी के अंदर क्या किया गया, इस सैंपल को वहां पर है ना जैसे 48 से 72 हावर्स तक, 48 से 72 घंटों तक इस जो अपने जो सॉइल का जो सैंपल था, उस सॉइल सैंपल को किसमें रखा, मिट्टी के अंदर, ये जल के अंदर रखा, है ना। और यहां देखो एक ताज्जुब की बात होगी, जैसे यहां अपन बात करेंगे, एक कृषि प्रवेशक भर्ती 2014 के अंदर एक एग्जाम लगी थी, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, मर्दा नमूने को कितने समय तक के पानी के अंदर रखा जाता है, तो मर्दा नमूने को 48 से 72 घंटों तक पानी में रखा जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, ये है ना आपके सॉइल जो टेस्टिंग से पहले सॉइल सैंपल लेंगे, वहां दो क्वेश्चन बने हैं। पहला है मर्दा नमूने का जो भार है वो कितना रखा जाता है, तो मर्दा नमूने का जो भार है 500 ग्राम रखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मर्दा नमूने को कितने समय तक पानी के अंदर रखा जाता है, तो मर्दा नमूने को 48 से 72 घंटों तक अपन पानी में रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, आगे की प्रोसीजर क्या है, वो लैब वाले व्यक्ति के हाथ में रहती है और वो टेस्टिंग के दौरान अपने को बताता है अपनी मर्दा के अंदर किस प्रकार की समस्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा है, या अपनी मर्दा के अंदर कौन सी फसल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। अब अपन बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ मर्दाएं हैं, जो अपनी एल्काइन सैलाइन सोइल है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो भारत की जो मर्दाएं थी, लवणीय सारी जो मर्दाएं हैं, आज अपन पढ़ेंगे लवणीय सारे मर्दाओं के बारे में। तो देखो लवणीय सारे जो मर्दाएं हैं, यहां अपन बात करेंगे, लवणीय सारे मर्दाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो मर्दा है वो मर्दा है बेटा आपकी लवणीय मर्दा। पहली जो मर्दा है वो मर्दा कौन सी है आपकी, लवणीय मर्दा। तो देखो लवणीय मर्दा की अपन बात करेंगे, लवणीय मर्दा क्या होती है, लवणीय मर्दा को अपन बोलेंगे सैलाइन सॉइल। तो देखो लवणीय सारी जो मर्दा है, इसका जो पहला टाइप है, यहां अपन इस परिभाषा को पढ़ने से पहले अपन है ना कुछ कंडीशन देखते हैं। तो देखो जो लवणीय मर्दाएं हैं, लवणीय मर्दाओं का जो लवणीयता जांच करने का जो पैरामीटर होता है वो होता है, एक होता है उसका पीएच मान, एक होती है उसकी विद्युत चालकता, और एक होता है उसमें विनिमयशील सोडियम की मात्रा। तो लवणीयता, सार्यता और लवणीय सार्यता की जांच करने के लिए एक होता है मर्दा का पीएच, एक होता है विद्युत चालकता, और एक होता है विनिमयशील सोडियम की मात्रा। तो यहां पर देखो अपन बात करेंगे इन मर्दाओं के बारे में। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गेंदेरोइज, और एक था आपका, वो था आपका जो गेंदेरोइज था, गेंदेरोइज ने कहने का मतलब है ना, जो अपनी जो लवणीय मर्दा है, लवणीय मर्दा का जो नाम है वो रखा यहां पर जैसे सोलन चाक। और एक जो था आपका हिलगार्ड था, हिलगार्ड ने इन मर्दाओं का नाम रखा सफेद ऊसर। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, हिलगार्ड के द्वारा लवणीय मर्दाओं को नाम दिया सफेद ऊसर, है ना। गेंदेरोइज के द्वारा इन मर्दाओं का नाम दिया गया सोलन चाक। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। उसके बाद में इन मर्दाओं की परिभाषा के अंदर यह आता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर मर्दा के संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता का मान 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक, विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से कम व पीएच मान 8.5 से कम होता है, ऐसी मर्दाओं को लवणीय मर्दा कहा जाता है। या अपन ये कहें इनकी जो विद्युत चालकता होती है 4 से ज्यादा होती है, पीएच मान 8.5 से कम होता है, विनिमयशील सोडियम की जो मात्रा है वो 15 से कम होती है, ऐसी मर्दाओं को लवणीय मर्दा कहा जाता है। जो लवणीय मर्दा है, लवणीय मर्दाओं के अंदर क्या होता है, इन मर्दाओं में सोडियम कैल्शियम जो NaCl है, Na है, इसकी मात्रा जो है वो क्या रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है ना। तो यहां इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा में से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो ये है कि लवणीय मर्दाओं की विद्युत चालकता कितनी है, 4 से ज्यादा, लवणीय मर्दाओं का पीएच मान कितना है, 8.5 से कम, लवणीय मर्दाओं की विद्युत चालकता कितनी है, 15 से कम, ऐसी मर्दाओं को लवणीय मर्दा सफेद ऊसर या सोलन चाक के नाम से जाना जाता है। सफेद ऊसर नाम दिया हिलगार्ड ने, इनका सोलन चाक नाम दिया आपके गेंदेरोइज ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। इन लवणीय मर्दाओं के अंदर देखो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है के जल व घुलनशील क्लोराइड Cl है तथा सल्फेट के लवण है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका पौधों के ऊपर साइड इफेक्ट आता है। उसको आगे पढ़ेंगे क्या साइड इफेक्ट आता है। दूसरी जो अपनी मर्दा है, दूसरी मर्दा है अपनी सारी मर्दा। दूसरा जो सोइल है वो है बेटा आपके सारे मर्दा। सारे मर्दाओं की बात करेंगे तो देखो जो लवणीय मर्दा है, जस्ट उसके विपरीत कंडीशन होती है।
जैसे मैंने आपको बताया लवणीयता सारीयता ज्ञात करने के लिए 3 पैरामीटर अपने पास होने चाहिए। पहला है विद्युत चालकता, एक आता है मृदा पीएच और एक आता है विनिमयशील सोडियम की मात्रा। तो तीनों पैरामीटर के अंदर लवणीयता में देखा 4 से अधिक, 15 से कम और 8.5 से कम ऐसी कंडीशन थी। तो यहां सारे मृदा के अंदर देखो क्या होता है, सारे मृदा के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे मृदा संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता का मान 4 डेसीसाइमन प्रति मिनट से क्या होता है, कम होता है और विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से अधिक और पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। ऐसी मृदाओं को सारी मृदा कहा जाता है। नॉर्मल भाषा के अंदर अपन कहेंगे विद्युत चालकता 4 से अधिक है, विद्युत चालकता 4 से कम है, पीएच मान 8.5 से ज्यादा है और विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से अधिक है। ऐसी मृदाओं को सारी मृदा कहा जाता है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे जो सारी मृदा है, सारे मृदाओं को अपन है ना काली ऊसर के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इनका जैसे सोलोनाइटिस नाम रखा आपके गेंदेरोइज ने, ये भी आप है ना यहाँ पर है ना, जिसे गेंदेरोइज ने इन मृदाओं को क्या नाम दिया, सोलेनाइट्स, है ना। तो यहाँ पर है ना इन नामों से इन मृदाओं को जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो आता है, देखो ये जो मृदाएं हैं इन मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में विनिमयशील सोडियम पाया जाता है, जिससे मृदा पीएच मान भी बढ़ जाता है, जो मृदा की भौतिक दशा को खराब कर देता है। अब मृदा की भौतिक दशा को यदि खराब किया जाता है तो इस कारण है ना फसल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कमी आती है और फसलों को क्या होता है, काफी नुकसान होता है। तीसरा टाइप है बेटा आपका लवणीय सारीय मृदाएं। तो जो लवणीय सारीय मृदाएं हैं, लवणीय सारीय मृदाओं की अपन बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, वे मृदा है जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे मृदा के संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता का मान 4 से ज्यादा है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा आपके 15 से अधिक है और मृदा का पीएच 8.5 से ज्यादा है। ऐसी जो मृदा है उस मृदा को लवणीय सारीय मृदा कहा जाता है। तो यह आपके क्लासिफिकेशन था लवणीय सारीय मृदाओं को 3 भागों में। यहां देखो अपन बात करेंगे कि इसको है ना थोड़ा सा अपन है ना इस प्रकार से भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे इन मृदाओं की अपन बात करेंगे, यहां देखो आप इन मृदाओं के अंदर थोड़ा सा डायरेक्ट है ना, आप देखो एक है 4, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर है पीएच मान की कंडीशन 8.5 है ना, ये डॉट आपके आ नहीं रहा, यहां पर भी है 8.5, यहां पर भी है 8.5, ये है आपका 15। तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर लवणीय है, यहां सारीय है, यहां लवणीय सारीय है। तो यहां पर अपन बात करेंगे ये है विद्युत चालकता, ये है आपका पीएच मान और ये है विनिमयशील सोडियम की मात्रा। लवणीय मृदा में विद्युत चालकता का मान 4 से ज्यादा होगा, पीएच मान 8.5 से कम होगा और विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से कम होगी। ऐसी मृदा लवणीय मृदा है जिसे सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपकी सारीय मृदा, विद्युत चालकता यहां पर क्या होगी, 4 से कम होगी, पीएच मान 8.5 से ज्यादा होगा, विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से ज्यादा होगी। ऐसी मृदा को सारीय मृदा या काली ऊसर के नाम से जाना जाता है। जो तीसरी मृदा है लवणीय सारीय मृदा, लवणीय सारीय मृदाओं की अपन बात करेंगे तो लवणीय सारीय मृदाओं के अंदर क्या होता है, विद्युत चालकता का मान ज्यादा होता है, पीएच मान ज्यादा होता है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा का मान भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ऐसी जो मृदा है ऐसी मृदाओं को अपन क्या कहेंगे, लवणीय सारीय मृदा कहते हैं। नेक्स्ट देखो इन मृदाओं को इस टेबल से अपन समझ सकते हैं, इन मृदाओं को इन टेबल के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। देखो कृषि परिवेश ये जेट 2014 का जो पेपर था उस जेट 2014 के पेपर के अंदर पूछा गया निम्न में से लवणीय मृदा है। अब उसके अंदर थ्योरेटिकल मेथड से न देखे उसके अंदर जो सिंबल्स आते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का जो सिंबल्स आता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो यहां अपन बात करेंगे जो भारत की जो समस्याग्रस्त मृदा को इस टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे। देखो पहली जो मृदा है वो पहली मृदा है आपका लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का दूसरा नाम है सफेद ऊसर, है ना। यहां अपन बात करेंगे विद्युत चालकता डेसीसाइमन प्रति मीटर, पीएच मान है, एक आता है विनिमयशील सोडियम की मात्रा है। तो यहां पर देखो दो चीजें आपके सामने है ना, एक जो सिंबल्स है इस सिंबल्स की बात करेंगे, ये होता है ग्रेटर देन और ये होता है लेस देन। ग्रेटर देन सिंबल्स की अपन बात करेंगे, ये बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है और जो लेस देन सिंबल्स है वो घटते हुए क्रम को दर्शाता है। तो यहां पर आपको ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल्स के माध्यम से अपनी मृदा की डेफिनेशन आपको याद करनी होगी और इसका जो सरलीकरण है ना मैं बता रहा हूं आपको किस प्रकार से इसका सरलीकरण करेंगे। देखो यहां पर
जैसे ये जो आपकी मर्दा है, यहां जो मर्दा की जो विद्युत चालकता है उस विद्युत चालकता को दर्शा रखा है ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 का मतलब यहां पर इस 4 की जो पोजीशन है वो क्या है, ज्यादा। तो यहां पर अपन समझेंगे कि ये जो है विद्युत चालकता का जो मान है वो 4 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए यह होगी विद्युत चालकता का मान 4 से ज्यादा। उसके बाद में देखो यहां अपन बात करेंगे, दूसरा है आपका पीएच मान। तो पीएच मान है लेस देन 8.5, है ना। तो लेस देन का मतलब हो गया, इसका मतलब 8.5 से कम। और यहां पर विनिमयशील सोडियम की बात करेंगे, ये भी है आपका लेस देन 15। तो यहां पर इस मर्दा की जो परिभाषा है बहुत सिंपल तरीके से हमने पढ़ ली। विद्युत चालकता का मान 4 से ज्यादा हो, पीएच मान 8.5 से कम हो और विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से कम हो, ऐसी मर्दा को लवणीय मर्दा या सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखो सेकंड जो मर्दा है वो सेकंड मर्दा है बेटा आपके सारीय। सारीय मर्दा को अपन बोलेंगे काली ऊसर। तो यहां पर देखो जस्ट लवणीय मर्दा का जो जस्ट विपरीत कंडीशन के अंदर जो मर्दा होगी वो मर्दा कौन सी, आपकी सारीय मर्दा। यहां अपन बात करेंगे, यहां पर देखो जो 4 की जो पोजीशन है वो है लेस देन 4। इसका मतलब यहां इस मर्दा की विद्युत चालकता का जो मान है वो क्या है, 4 से कम है। यहां पर देखो लेस देन 4, तो विद्युत चालकता का मान 4 से कम है। यहां पीएच के ऊपर जाएंगे, पीएच की जो कंडीशन है वो क्या है, वो है ग्रेटर देन 8.5। इसका मतलब है आपके पीएच मान की जो स्थिति है वो 8.5 से क्या है, ज्यादा है। उसके बाद अपन बात करेंगे विनिमयशील सोडियम की मात्रा। तो विनिमयशील सोडियम की जो मात्रा है वो भी क्या है, आपके ग्रेटर देन 15। इसका मतलब है यहां पर क्या है, विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15 से अधिक है। तो ये आपके क्या मर्दा हो गई, सारीय मर्दा, जिसके अंदर क्या है, कम है, अधिक है, अधिक है। उसके बाद में देखो एक आता बेटा आपके लवणीय सारीय मर्दा। तो लवणीय सारीय जो मर्दा है जिसे अपन भूरी ऊसर मर्दा कहते हैं, लवणीय सारीय मर्दाओं में तीनों जो कंडीशन होती है, विद्युत चालकता है 4 से ज्यादा है, पीएच मान है वो आपके 8.5 से ज्यादा है, यहां पर विद्युत चालकता का मान है वो भी क्या है, आपके 15 से अधिक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस मर्दा को लवणीय सारीय मर्दा या भूरी ऊसर के नाम से जाना जाता है। देखो यहां अपन बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कई चीजों को पकड़ नहीं पाते, उन बच्चों के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। कई बार देखा होगा आपने कि अपन एक नए मकान का निर्माण करते हैं, उस नए मकान का जो निर्माण है वो आपने खारे पानी से किया है ना। और खारे पानी से मकान बनाने के कारण है ना, आपके मकान बनने के कुछ दिनों बाद में क्या होता है कि जो मकान की जो प्लास्टर होता है, सरफेस होती है, उसके ऊपर एक व्हाइट संरचना आपको दिखाई देती है। ऐसी संरचना कई बार अपने खेतों के अंदर दिखाई देती है। तो वो मर्दा क्या है, आपकी लवणीय जो मर्दा है वो मर्दा है। उसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे कई बार क्या होता है आपने देखा होगा अपनी मर्दा के ऊपर है ना, जैसे मर्दा जो पार्टिकल्स है ना, उसको आप है ना हाथ से ऐसा छुएंगे तो थोड़ी ब्लैक सी संरचना दिखाई देगी, वो मर्दा आपकी सारे मर्दा है। और भूरी ऊसर दिखाई दे, कण बिखरे हुए से हो और भूरापन उसके अंदर आपको दिखाई दे, तो ऐसी जो मर्दा है वो मर्दा आपकी कौन सी मर्दा है, भूरी ऊसर। ये एक ग्रामीण परिवेश के अंदर मर्दा को टेस्ट करने का एक है ना वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी मर्दा का टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे कि जो मर्दा है, मर्दा के लवणीयता या सारीयता होने का जो प्रभाव है वो कैसा रहता है। लवणीय सारे मर्दाओं का पौधों के ऊपर जो मुख्य प्रभाव है उस मुख्य प्रभाव की अपन बात करेंगे। तो देखो सीधा सा प्रभाव है, इस प्रभाव को पढ़ने से पहले अपन है ना आपको कुछ है ना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखो आपने बायोलॉजी पढ़ा है, बायोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक होता है डिफ्यूजन प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर है, वो क्या होते हैं, प्रासरणीय दाब, और एक होता है विसरणीय दाब। ये दोनों दाब क्या होते हैं, जिसे पौधा जब मर्दा से जल व पोषक तत्वों को एब्जॉर्प्शन करता है तो वो क्या होता है, एक प्रासरणीय दाब के माध्यम से है ना जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। तो यहां अपन बात करेंगे कि कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास 3 प्रकार का सॉल्यूशन है, या आप यूं कहे कि आपके पास 3 प्रकार की मर्दा है। जो ए नंबर की जो मर्दा है, इस मर्दा के अंदर क्या है, इस मर्दा के अंदर लवणीयता की मात्रा ज्यादा है, इस मर्दा में लवणीयता की मात्रा ज्यादा है। और ये जो दूसरी मर्दा है उसके अंदर अम्लता की मात्रा ज्यादा है। जो बी नंबर की सॉइल है अम्लता की मात्रा ज्यादा है, और सी नंबर की जो सॉइल है उसके अंदर लवण व सार और अम्ल, या अपन उसको यह कह सकते हैं कि इस मर्दा का जो पीएच है वो कितना है, 7 है। तो यहां जो उदासीन मर्दा है, उदासीन मर्दा
पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन यहां अपन बात कर रहे थे, ये जो आपकी जो पहले नंबर की जो मृदा है, इस मृदा के अंदर जैसे आपने है ना कोई भी सीड है, उस सीड को उगाया है, तो यहां पर सीड को उगाने के बाद में देखा होगा सीड क्या होता है कि यहां पर जर्मिनेट होने का प्रयास करता है। तो जर्मिनेट होने का प्रयास करता है तो उस समय क्या होता है कि जो लवण है वो लवण क्या करते हैं, उसके अंकुरण को प्रभावित करते हैं। और कई बार है ना इन मृदाओं के अंदर अपनी जो जर्मिनेशन परसेंटेज रहती है वो कम रहती है। इसलिए लवणीय सारी मृदाओं में आपने देखा होगा उनका मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे, उस मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कि अपन है ना बीज दर को 10 से 15% ज्यादा रखा जाता है। तो पहला जो नुकसान है, पहला नुकसान क्या है, बीज अंकुरण के अंदर कमी आती है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि लवणीय सारे मृदाओं के अंदर मृदा विलयन की सांद्रता अधिक रहती है। जैसे यहां पर हमने पढ़ा लवणीय सारी जो मृदाएं हैं, लवणीय सारे मृदाओं में मृदा विलयन की सांद्रता अधिक रहती है। मृदा विलयन की सांद्रता अधिक रहने के कारण पौधे मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाते और पौधे क्या रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इस जो टाइप की जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर क्या होता है कि यहां पर सांद्रता लवणीयता की ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है पौधा जल व पोषक तत्वों को एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता और ऐसी कंडीशन के अंदर अपने फसल प्रोडक्शन के अंदर क्या आती है, कमी आती है। एक आता है बेटा लवणीय सारे मृदा के जो प्रमुख कारण है, लवणीय सारे मृदा के प्रमुख जो कारण है बनने के, उनकी अपन बात करेंगे कि किस कारण है ना मृदा जो है लवणीयता या सारेता उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो मृदा की लवणीयता या सारेता बनने का जो सबसे पहला जो कारण है वो कारण है आपका शुष्क क्लाइमेट। जो जलवायु है, जलवायु के कारण भी है ना, आपसे यदि पूछा जाए लवणीय सारे मृदा बनने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो वो क्या है, वो आपका क्लाइमेट आता है। अब क्लाइमेट किस प्रकार से लवणीयता या सारेता को बढ़ावा देती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो आपके पास दो सिचुएशन है। पहला ये सिचुएशन है जो बिल्कुल एरिड सिचुएशन है, यहां शुष्कता की मात्रा ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा जो खेत है उसकी सिचुएशन ये है, बी नंबर का जो खेत है, ये खेत है ना ऐसे क्षेत्र के अंदर है जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, वहां वर्षा होने के बाद वहां पर वनस्पति से वो ढका हुआ रहता है। तो यहां जो ए नंबर का जो खेत है, उस खेत के अंदर देखो आप, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, बरसात की कमी रहेगी। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो लवण वाले पदार्थ है वो क्या होते हैं, पानी के साथ घुलकर नीचे के क्षेत्रों में जाते हैं और वो मृदा के ऊपर की सतह पर जो साल्ट होता है, उस साल्ट को क्या होता है, जो जड़ क्षेत्र होता है, उस जड़ क्षेत्र से नीचे लेकर चले जाते हैं। अब यहां पर क्या है कि इस क्षेत्र के अंदर है ना, जैसे ये मृदा है, इस मृदा का ये जो ऊपर का भाग है, यहां पर जो साल्ट उपस्थित था वो है ना, यहां पर पानी नहीं आने के कारण है ना वो यहीं पर जमा रह गया। इस कारण है ना मृदा की यहां पर लवणीयता की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, या अपन ये कह सकते हैं गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो टेम्परेचर के ज्यादा रहने के कारण आपकी मृदा की जो नमी है वो लगातार है ना वाष्पीकरण के द्वारा उड़ती रहती है। अब शुद्ध जल है मृदा की सतह से वाष्प के रूप में उड़कर चला जाता है, लेकिन जो साल्ट होता है वो साल्ट क्या होता है, यहां मृदा की सतह के ऊपर है ना एक सफेद सी पपड़ी के रूप में आकर जमा होता है। तो कुल मिला के लवणीय सारे मृदा का बनने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बड़ा फैक्टर है एक है ना शुष्क जलवायु, ठीक है। या इस शुष्क जलवायु को अपन है ना वर्षा की कमी से भी दर्शा सकते हैं। इन दोनों को अपन है ना सिमिलर मान सकते हैं, दोनों फैक्टर एक ही प्रकार से कार्य करते हैं। यदि वर्षा की कमी नहीं रहती तो यहाँ बना हुआ जो साल्ट था वो पानी के साथ आकर है ना नीचे के क्षेत्रों में चला जाता, इन लवणीय पदार्थों का अपक्षालन होता है और अपक्षालन होने से ये जो जोन है आपका जड़ क्षेत्र, यहाँ पर साल्ट की मात्रा कम रहती, लेकिन पानी के अभाव के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक आता है बेटा पेरेंटल पदार्थ। पेरेंटल पदार्थ की अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से पैतृक पदार्थ है अपनी मृदा को लवणीयता या सारेता के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अपन बात करेंगे, अपने पास में 3 प्रकार की चट्टान है, चट्टान नंबर ए, चट्टान नंबर बी और एक है बेटा आपकी चट्टान नंबर सी। तो यहां पर ये जो चट्टान नंबर ए है, इस चट्टान के जो मूल पदार्थ है, उन मूल पदार्थ के अंदर जो लवणीयता सारेता के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, है ना, सोडियम है, क्लोराइड है आपका।
तो ये ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स इस चट्टान के अंदर क्या है, ज्यादा है। अब इस चट्टान के अपक्षय के दौरान जिस मृदा का निर्माण हुआ है, अब वो मृदा किस प्रकार की होगी, आपकी लवणीय या क्षारीय। तो जो पेरेंटल पदार्थ होता है, जिन पदार्थों के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, वो पेरेंटल पदार्थ है ना उसी प्रकार की मिट्टी को डेवलप करते हैं। तो पैतृक पदार्थ या मूल पदार्थ है ना जो है वो भी लवणता या क्षारीयता बनने का प्रमुख कारण है। उसके बाद में देखो एक आता है आपका खारे पानी से सिंचाई। अपन बात करेंगे खारे पानी के अंदर लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। अब खेतों के अंदर अपन लगातार यदि लवण वाले जल से सिंचाई करेंगे तो मृदा के अंदर लवणों की मात्रा का जो स्तर है वो ज्यादा होगा, और स्तर ज्यादा होने के कारण मृदा के अंदर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। एक आता बेटा आपके उच्च भू जल स्तर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां अपन बात करेंगे, देखो उच्च भू जल स्तर को अपन है ना, जैसे आपने देखा होगा जो नहरी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्रों के अंदर एक सेम समस्या पाई जाती है। सेम समस्या क्या होती है उसको अपन थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जैसे ये एक नहर है आपकी, और इस नहर के अंदर क्या होता है, जब पानी का प्रवाह ज्यादा होता है तो पानी का प्रवाह ज्यादा होने के कारण इस नहर के अंदर पानी क्या करता है, सिपेज करता है, और सिपेज करके इस नहर की जो नमी है वो आसपास के क्षेत्रों में आ जाती है। अब इस नहर की जो नमी है वो आसपास के क्षेत्रों में आ जाती है। इसका मतलब इस जल के साथ इस पानी के जो साल्ट थे वो साल्ट भी, कहने का मतलब इस एरिया के अंदर आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब नहर का जल स्तर कम हो जाता है तो ये पानी वापस है ना नहर की ओर रुख करता है। ये पानी है ना वापस है ना इस नहर के अंदर आ जाता है, लेकिन शुद्ध पानी तो नहर के अंदर वापस आ गया, लेकिन ये जो साल्ट है वो साल्ट इस एरिया के अंदर आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस एरिया में आकर इकट्ठे होने के कारण इस एरिया के अंदर है ना वो क्या होती है, लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। तो उच्च भू जल स्तर का मतलब होता है कि वाटर लेवल जब ज्यादा रहता है, पानी है ना ऊपर की ओर आता है, वाटर लेवल जब वापस कम होगा तो पानी वापस नीचे चला जाता है, लेकिन जो साल्ट होते हैं वो साल्ट मृदा सतह के ऊपर रुक जाते हैं। यहां पर देखो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है आपका लगातार सारे उर्वरकों का प्रयोग करना। तो देखो कई बार क्या होता है, जो किसान है, किसान की कुछ गलतियों की वजह से भी मृदा में लवणता क्षारीयता का स्तर बढ़ जाता है। जैसे अपन बात करेंगे, जैसे कुछ उर्वरक उदासीन प्रकृति के होते हैं, कुछ उर्वरक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और कुछ उर्वरक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ अपन देखो बात करेंगे क्षारीय प्रकृति के उर्वरकों की, तो सोडियम जो नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये आपके ऐसे उर्वरक है जो क्षारीय प्रकृति के हैं। अब यदि सारे प्रकृति के उर्वरकों का आप खेत में लगातार प्रयोग करोगे तो लगातार प्रयोग करने के कारण मृदा के अंदर क्षारीयता का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यहां अपन बात कर रहे थे, आज हमने पढ़ा भारत की समस्याग्रस्त जो मृदा है, भारत की समस्याग्रस्त मृदा को हमने दो भागों में बांटा। एक मृदा है आपकी लवणीय क्षारीय, दूसरी मृदा है आपकी अम्लीय मृदा। लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं, लवणीय मृदाओं की डेफिनेशन पढ़ी हमने, है ना, उनके प्रकार पढ़े। एक पढ़ा हमने लवणीय क्षारीय मृदा पौधों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा लवणीय क्षारीय मृदा बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहां देखो आप है ना, आपसे पूछा जाए लवणीय मृदा बनने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, आपको जिसे ऑप्शन दे शुष्क मृदा, जिसे आपको ऑप्शन दे ऑप्शन दिया जाए, जैसे आपको एक दे दिया शुष्क मृदा, एक दे दिया खारे पानी से सिंचाई, एक दे दिया वर्षा की कमी, और एक दे दिया उच्च भू जल स्तर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पता है कि सारे के सारे फैक्टर है ना लवणीय सारे मृदा बनने के अंदर है ना काम आते हैं, लेकिन इन चारों में से आंसर निकालो आप, तो कौन से आंसर को आप है ना राइट करोगे। तो यहां पर देखो वर्षा की जो कमी है वो सबसे बड़ा इफेक्ट माना जाता है लवणीयता सारे बनने के कारण। ठीक है, जैसे अम्लीय मृदा बनने का सबसे बड़ा कोई फैक्टर होगा वो होगा वर्षा की अधिकता। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लवणीय सारे मृदा बनने का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन सा है आपका, वर्षा की कमी। एक आता है आपका लवणीय सारे मृदाओं का जो प्रबंधन है, लवणीय सारे मृदाओं को किस प्रकार से आप है ना उसका जो बैलेंस है उस बैलेंस को पीएच मान 7 तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर देखो लवणीय सारे मृदाओं का जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन के अंदर जो पहला उपाय है वो है बेटा आपका भौतिक उपाय, है ना, जिसे इसे अपन बोलेंगे फिजिकल कंट्रोल। तो देखो फिजिकल कंट्रोल के अंदर देखो अपन बात करते हैं, जिसे पहला जो है वो है आपका लवणों को खुरचकर बाहर निकालना, इसे बोलेंगे स्क्रैपिंग। तो देखो स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा
मैंने आपको बताया था लवणीय सारे मृदाओं के अंदर खेत के ऊपर क्या होता है, एक व्हाइट पपड़ी सी उसके ऊपर आती है। तो स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि उसी जो व्हाइट जो पपड़ी है, जो आपका जो साल्ट है ऊपर वाला, उसको खुरचकर है ना आप खेत से क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इस क्रिया को क्या बोल सकते हैं अपन, स्क्रैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लवणों का अपक्षालन या निक्षालन। कृषि परिवेशक 2018 के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आया कि जो लवणीय सारे मृदा है, लवणीय सारे मृदा को सुधारने की सबसे उपयुक्त जो विधि है वो कौन सी है। तो लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने की सबसे उपयुक्त जो विधि है, उस विधि का आंसर जो दिया गया वहां पे दिया गया था निक्षालन। अब बात करेंगे निक्षालन का अर्थ क्या होता है, अपक्षालन या लीचिंग जो है वो क्या होता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर आप लवणीयता या सारेता के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले आप गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करने से क्या होता है, सोइल प्रोफाइल की जो गहराई है वो ज्यादा होगी। सोइल प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि मृदा की जो कठोर परत है वो टूट जाएगी, और मृदा की कठोर परत को तोड़ने के बाद में उस खेत को आप है ना जल से भर दो आप। तो जल से भरने के बाद में क्या होता है कि आप जल से इस खेत को भरोगे तो पानी के साथ इस मृदा का जो साल्ट था वो पानी के साथ क्या होगा, लीचिंग होगा। लीचिंग का अर्थ क्या होता है, निक्षालन होगा। और ये जो साल्ट है वो पानी के साथ नीचे की सतह में जाएंगे, और ये जो आपका ऊपर का जो एरिया है या जिस क्षेत्र के अंदर है ना पौधे की जड़ें रहती है, वो एरिया क्या होता है, वो साल्ट रहित हो जाता है। इस प्रकार से मृदा की जो लीचिंग के द्वारा आप लवणीयता या सारेता को कम कर सकते हो। यहां लीचिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो मृदा के अंदर क्या होता है, पानी के साथ लवणों का घुलकर नीचे के संस्तरों में जाना क्या कहलाता है, आपका लीचिंग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है आपसे। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट ये आता है आपका पानी की तेज फुहार से। तो अपन बात करेंगे कि पानी की तेज फुहार का जो मेथड है वो किस प्रकार से हो सकता है। जैसे ये एक अपना खेत है, इस खेत के अंदर क्या होता है, पानी की तेज फुहार के लिए इस खेत की जो आपकी जो दीवार है, इस मैड को थोड़ा मजबूत बनाएंगे, और मजबूत बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं, इस खेत में पानी भरते हैं। और पानी भरने के बाद में जो ढलान वाला एरिया होता है, ढलान की दिशा के अंदर अपन क्या करेंगे, यहां से एक है ना होल करेंगे। तो यहां से एक होल करने से क्या होता है कि इस खेत का जो पानी है वो बहुत तीव्रता से क्या होगा, इस होल के माध्यम से क्या होगा, खेत के बाहर आएगा, और बाहर आने से इस खेत के जितने भी जो साल्ट है वो पानी के साथ घुलकर क्या होते हैं, खेत से बाहर चले जाते हैं। यह है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज की अपन बात करेंगे। खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका जल निकास कहलाता है। तो यहां पर जल निकास के द्वारा भी अपन लवणीयता सारेता की जो है उसको कम किया जा सकता है। देखो कई बार आपने देखा होगा कि जो दलदली क्षेत्र होता है जहां कीचड़ जमा रहता है, उसी क्षेत्र की जो मृदा है वो किस टाइप की होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है दलदली क्षेत्रों की मृदाएं किस प्रकार की होती है। तो दलदली क्षेत्रों की जो मृदा है वो आपकी सारे प्रकार की होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लंबे समय तक दलदल जमा होने के कारण वहां मृदा के अंदर एक कठोर पपड़ी का निर्माण होता है, और मृदा में कठोर पपड़ी का निर्माण होने से क्या होता है कि जो साल्ट है वो पानी के साथ घुलकर है ना नीचे की संस्तरों में नहीं जा सकता। इसलिए यदि समय रहते हुए वहां भरे हुए जल को आप है ना खेत से बाहर निकाल दोगे तो वहां पर है ना दलदल या कीचड़ जमा होने की संभावना कम रहती है, और आपकी लवणीयता या सारेता का प्रभाव कम हो सकता है। उसके बाद में देखो आप जो नेक्स्ट आपका जो उपाय है वो है केमिकल कंट्रोल। तो रासायनिक जो उपाय है, यदि अपन बात करेंगे कि जो लवणीय सारेता है, लवणीय सारेता को आप है ना सबसे ज्यादा यदि मैनेज कर सकते हो तो आपका केमिकल कंट्रोल है ना उसके अंदर मोस्टली काम आता है। अब यहां पर देखो केमिकल जो कंट्रोल है इसके अंदर अपने पास दो चीजें उपलब्ध है। एक आता है बेटा जिप्सम, है ना। जिप्सम के फॉर्मूले की अपन बात करेंगे CaSO4 ना हाफ H2O। अब जो जिप्सम होता है, जिप्सम के अंदर देखो क्या होता है, एक होता है कैल्शियम, एक होता है आपका सल्फेट। तो अपन बात करेंगे जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम है, दूसरा आता है सल्फेट है। ये काफी बार है ना, पिछली बार भी जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया, जिप्सम के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी है, सल्फर की मात्रा कितनी है। तो यहां पर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी बार पूछा जाता है कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 29.2%, और सल्फेट की जो मात्रा है वो कितनी है, आपके 18.6। देखो कई किताबों के अंदर आपने देखा होगा ये जो आपका कैल्शियम है ये आता है आपके 23%, है ना। बहुत जगह लिखा हुआ रहता है कि जिप्सम में कैल्शियम की जो मात्रा है, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, हो गया सर। जिप्सम में जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो कितनी है। तो बहुत सारी किताबें ये कहती है कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 29.2 है,
और एक जगह लिखा हुआ है कि जिप्सम के अंदर है ना कैल्शियम की मात्रा 23% है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे कि अपन राइट आंसर कौन सा करेंगे। तो जहां तक मैंने नोटिस किया है, मैंने ये नोटिस किया है कि जब ये कंडीशन आती है आपके, तो ये कंडीशन कभी भी ऑप्शन के अंदर नहीं रहती, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां अपन बात करेंगे जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो आपकी 29.2 और सल्फेट की जो मात्रा है वो कितनी है आपके, है ना 18.6। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जिप्सम जो है, जिप्सम अपनी जो मृदा है उस मृदा को किस प्रकार से, जिप्सम है अपनी मृदा को किस प्रकार से लवणीयता या सारेता के प्रभाव को कम करती है। तो देखो यहां अपन बात करेंगे, जैसे ये आपकी सॉइल है, जैसे ये आपकी सॉइल है और इस सॉइल के ऊपर क्या है, सोडियम लगा हुआ है ना, सॉइल के ऊपर क्या है, यहां पर सोडियम लगा हुआ है। तो इस सोडियम को क्या होता है, जिसे अपन बात करेंगे जिप्सम के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका कैल्शियम और एक होता है आपका सल्फेट। तो यहां पर जो कैल्शियम और जो सल्फेट है ये दोनों क्या करते हैं, मृदा के जो होते हैं, मृदा के ऊपर से यहां जो सोडियम है इस सोडियम का क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं और इसको मृदा से दूर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए जो मृदा है वो मृदा क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, वहां पर सोडियम की जो आयंस है वो हट जाते हैं। तो इस प्रकार से लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखो यहां पर यदि आपसे इस लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाए कि जिप्सम का प्रयोग किस मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है, अभी मैंने एक मिनट पहले आपको यह कहा लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया है आपसे जिप्सम का प्रयोग किस मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है लवणीय, ऑप्शन नंबर 2 है क्षारीय, ऑप्शन नंबर 3 है लवणीय क्षारीय या ऑलोफ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिप्सम का प्रयोग यदि तीनों मृदाओं में से पूछा जाए तो आपको क्षारीय मृदा का आंसर चुनना है। मोस्टली जिप्सम क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में देखो यहां पर एक जो आपका पायराइटीज है, पायराइटीज की अपन बात करेंगे FeS2 इसका फॉर्मूला होता है। अपन बात करेंगे जो पायराइटीज है, पायराइटीज का प्रयोग करने से भी मृदा के अंदर लवणीयता सारेता का जो स्तर है उसको कम किया जा सकता है। अब देखो यहां जो जिप्सम है, जिप्सम के अंदर से और जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकते हैं कि ये जो जिप्सम है आपका, इस जिप्सम के अंदर देखो क्या होगा कि कई बार ये पूछा जाता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जिप्सम कौन कौन से जिलों के अंदर है ना पैदा होती है या वहां पर है ना प्राप्त होती है। तो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है, आपका गंगानगर है ना, कुछ बीकानेर की जो एरिया है वहां पर राजस्थान में जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज जिप्सम का जो प्रयोग है मोस्टली ये कौन सी ऋतु के अंदर किया जाता है, तो जिप्सम का जो प्रयोग है वो मोस्टली जो मई और जो आपका जून माह होता है, इस मई और जून माह के अंदर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्टली जो आपका खरीफ की जो फसलें होती है, और खरीफ की फसलों में भी मुख्यतः अपन बात करेंगे जो मूंगफली की फसल है, मूंगफली की फसल के अंदर मोस्टली जिप्सम का प्रयोग करने से मूंगफली के अंदर क्या होता है, तेल की मात्रा बढ़ती है, या तेल वाली फसलों के अंदर जिप्सम का प्रयोग करोगे तो आपके जो तेल का जो स्तर है वो क्या रहता है, दाने के अंदर बढ़ता है। ठीक है, तो जिप्सम से जो क्वेश्चन आता है राजस्थान के किन किन जिलों के अंदर जिप्सम का प्रोडक्शन होता है, तो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ है, नागौर है, बीकानेर का कुछ एरिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे जिप्सम का प्रयोग किस माह में किया जाता है, तो मई और जून माह के अंदर। जिप्सम का प्रयोग किस ऋतु की फसलों के लिए किया जाता है, मुख्यतः खरीफ के अंदर। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल जो क्रॉप है इसके लिए वो कौन सी है, आपके मूंगफली। इसके बाद अपन बात करेंगे जिप्सम का प्रयोग है ना खेत में किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो यहां अपन बात करेंगे 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मोस्टली अपन है ना 8 से 10 क्विंटल जिप्सम का प्रयोग करेंगे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए जिप्सम की अपन बात करेंगे 8 से 10 क्विंटल जिप्सम का प्रयोग करेंगे अपन। तो इस जिप्सम का जो प्रयोग है वो क्या होता है, सोइल सरफेस के ऊपर इसको एक छोटी या पतली परत के रूप में छिड़कने के बाद में इसके ऊपर क्या है, हल्की सोविंग की जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, मृदा में मिलती है और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दी जाती है, जिससे ये मृदा में अपनी जो रिएक्शन है या अपना जो कार्य है वो है ना करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा यहां से देखो पायराइटीज के बारे में, जैसे आपसे पूछा जाए इंडिया के कौन से क्षेत्र के अंदर पायराइटीज का प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया के आपने देखा होगा अमझोर जो बिहार का एक एरिया है वहां पे पायराइटीज का प्रोडक्शन होता है। दूसरी चीज राजस्थान के सीकर जिले के अंदर भी पायराइटीज का प्रोडक्शन होता है, जो लवणीय सारे मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है। यहां देखो स्लाइड के अंदर दे रखा है
जिप्सम का प्रयोग खरीफ की फसलों में होता है, मुख्यतः मूंगफली की फसल में ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है और इसका जो प्रयोग है वो मई जून माह के अंदर करेंगे। तो ये आपका पहला था आपका फिजिकल कंट्रोल, दूसरा था आपका केमिकल कंट्रोल, तीसरा जो है आपका बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है। बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है उसके अंदर अपन बात करेंगे कि यहां पर बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा मृदा की लवणता सार्यता को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो यहां पे एक फसल है उसका नाम है ढेंचा। ढेंचा जो होता है जिसे गांव की भाषा में आप ढाढून बोलते हैं, तो जो ढाढून होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको जैसे हरी खाद के रूप में लेंगे, हरी खाद के रूप में लेने के बाद में उसको मिट्टी में मिलाएंगे तो इसकी फसल के अवशेषों के द्वारा मृदा के अंदर अम्लीय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो यदि किसी भी, जैसे एक होता है एसिड, एसिड की अपन बात करेंगे, एसिड का मतलब होता है अम्ल, और एक होता है बेस, बेस का मतलब क्या होता है सार। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो सारे मृदा है, सारे मृदा के अंदर बेस की मात्रा क्या है, ज्यादा। यदि उस सारेता को बैलेंस करना है तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या मिला दो आप, एसिड मिला दो। तो एसिड मिलाने के लिए अपन है ना ढेंचे की फसल काम में लेते हैं, जिससे वहां पर क्या होता है कि मृदा 7 पीएच मान तक पहुंचती है। उसके बाद में देखो एक होता है प्रेसमेंट, जो होता है प्रेसमेंट की अपन बात करेंगे, ये जो गुड़ का अवशिष्ट होता है, गन्ने का जो उप उत्पाद है, इस उप उत्पाद के द्वारा भी लवणता सार्यता को बैलेंस किया जा सकता है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है लवणीय सारे मृदाओं को कम करने के लिए किस फसल को उगाया जाता है, तो यहां पर ढेंचे की फसल का प्रयोग किया जाता है। ढेंचे की फसल जब 45 से 60 दिन की हो जाए या फ्लोरिंग स्टेज आने से पहले उसको खेत के अंदर पलटाई की जाती है। नेक्स्ट आता है कुछ भूमि प्रबंधीय ऐसे उपाय है जिससे किसान किसी केमिकल्स के बिना प्रयोग के द्वारा भी लवणता सार्यता के बैलेंस को कम कर सकता है। तो यहां अपन बात करेंगे भूमि प्रबंधीय या कृषि प्रबंधीय जो उपाय है, इन उपायों के अंदर यहां पर देखो सिंचाई की ड्रिप विधि का प्रयोग करके। अब यहां अपन बात करेंगे कि सिंचाई की ड्रिप विधि का प्रयोग करने के बाद किस प्रकार से लवणता या सार्यता के प्रभाव को कम किया जा सकता है, या फसल प्रोडक्शन के अंदर जो कमी आती है उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहां देखो आपने कई बार देखा होगा जब इरिगेशन का टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि जो ड्रिप मेथड है, ड्रिप मेथड के अंदर वाटर यूज इफिशिएंसी जो होती है ना, WUA है ना, इसका मतलब होता है जल उपयोग दक्षता, है ना। वाटर यूज इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ड्रिप के द्वारा जैसे आपने है ना पौधे के अंदर 100 लीटर पानी दिया तो 100 लीटर में से आपके 95 लीटर का पौधा यूज करता है, इसीलिए ड्रिप मेथड के अंदर वाटर यूज इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। और वहां आपने पढ़ा लवणीय सारे मृदाओं के अंदर पौधों को जल अवेलेबल नहीं होता, तो जहां जल अवेलेबल नहीं होता और वहां पर ऐसे मेथड को प्रयोग किया जाए जिसकी वाटर यूज इफिशिएंसी जो है वो क्या है, ज्यादा हो, इसलिए वहां पर पौधों को जल मिलता है और जल मिलने के कारण पौधा है ना मृदा के अंदर पोषक तत्वों को विलय बनाकर है ना पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा है यहां पर, दूसरा हमने पढ़ा एक कुंड छोड़कर बुआई करना। तो देखो यहां पर कुंड का जो मतलब होता है वो होता है कंटूर, या गांव की भाषा के अंदर कुंड को अपन उमरे भी बोल सकते हैं। तो यहां आपने देखा होगा जैसे ये कंटूर है आपके, तो इन कंटूर के अंदर क्या होता है, जैसे यहां आपने फसल की बुआई कर दी इस पहले कंटूर में, तो यहां पर ये जो दूसरा कंटूर है इसको आप खाली छोड़ो और आप डायरेक्ट है ना तीसरे कंटूर के अंदर आप क्या करो, आप है ना जैसे फसल का है ना बुआई करो। तो इससे क्या होगा, जब इस कंटूर के अंदर पानी आएगा तो पानी की साथ क्या होगा, जैसे ये किनारों की ओर जब पानी जाएगा तो वो साल्ट को, यहाँ पौधे के आसपास की जो भी साल्ट है उस साल्ट को इस खाली वाले कंटूर में लाकर क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इस कारण है ना यहाँ पर ये जो पौधे हैं वो पौधे, कहने का मतलब है ना लवणता या सार्यता का जो हानिकारक प्रभाव है उस हानिकारक प्रभाव से क्या हो जाते हैं, ये बच जाते हैं। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका सीड रेट बढ़ाकर। तो हमने पढ़ा लवणीय सारे मृदाओं के अंदर जो आपका सीड जर्मिनेशन होता है वो कम होता है, इसलिए जहां आप 100 किलोग्राम बीजों की बुआई करते हो वहां आप 120 किलोग्राम बीजों की बुआई करो, ताकि जर्मिनेशन परसेंटेज कम होने की कंडीशन के अंदर भी आप है ना आपके पौधे ज्यादा से ज्यादा उग सके और पौधों की जो संख्या है पर हेक्टेयर के हिसाब से वो बैलेंस हो सके, ये एक इसका उपाय हो सकता है। नेक्स्ट आता है खाद व उर्वरक बढ़ा के। खाद और उर्वरक बढ़ाने से क्या होता है, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है कि पौधा है ना उन पोषक तत्वों का यूज करके वो थोड़ा सा मजबूत होता है, और मजबूत होने के बाद में जो सार का जो हानिकारक प्रभाव है उस हानिकारक प्रभाव से वो, कहने का मतलब है ना, वो बच सकता है। नेक्स्ट जो उपाय है वो है
अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग करके। तो आपको पता है कि यहां अपन बात करेंगे अम्लीय प्रकृति के, तो मैंने अभी बताया कि यदि अम्लता को दूर करना है तो सार डालना है, यदि सार्यता को कम करना है तो उसके अंदर अम्ल डालना है। तो यहां अपन बात करेंगे अम्लीय प्रकृति के जो फर्टिलाइजर है वो है अमोनिया नाइट्रेट और यूरिया, दोनों अम्लीय प्रकृति के हैं। तो इसको अपन है ना सार्यता वाली मृदाओं में डालेंगे तो ये जहां तक है सार्यता के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है, एक आता है लवणता रोधी फसलें लगाकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि जो लवणीय क्षेत्र है या खारा पानी वाला एरिया है उसके अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन देने वाली जो क्रॉप्स है उन क्रॉप्स के अंदर अपन बात करेंगे जो है आपका पालक है, चुकंदर है, ढेचा है। फ्रूट प्लांट की अपन बात करेंगे, सर्वाधिक लवणीयता सार्यता को सहन करने वाला जो फलदार वृक्ष है वो है आपका खजूर है, अमरूद है, बेलपत्र है, आपका बेर है। ये आपके लवणीयता या सार्यता को सहन करने वाले प्लांट है। लेकिन फसलों के अंदर है ना, आपने देखा होगा जो पालक और चुकंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बीच में अपन बात करेंगे जो अराइज ऑनलाइन स्टडीज है, इसके अंदर आपके लिए जो फैसिलिटी है, इसके अंदर मैं आपको एक थोड़ा जनरल सी बात बताऊं कि 25 तारीख से हमारा जो ऐप है वो लॉन्च होने वाला है अराइज एजुकेशन पॉइंट के नाम से। प्ले स्टोर के ऊपर आपको जाना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद आपको है ना अराइज एजुकेशन पॉइंट के नाम से ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में आपको किस कोर्स के अंदर है ना आपको स्टडीज करनी है उस स्टडीज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। वहां आप है ना जाकर है ना इस ऐप से जुड़ सकते हो। साथ ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना इसी के साथ आपको मिलेगी। आपके जितने भी जो नोट्स वगैरह है वो पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। दूसरा जो हमारा स्टडी पैटर्न है वो राजस्थान के अंदर एक गुणवत्ता युक्त जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। दूसरा यहाँ अपन है ना ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जो अभी समय की स्थिति जो चल रही है उस स्थिति से उबरने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपने स्टूडेंट्स को अपन है ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना लेके जाया जाए। और ये जो ऐप होगा, इस ऐप की जो भी फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज आपके एक सरलीकरण माध्यम से दी जाएगी कि प्रत्येक बच्चा इस ऐप की जो फैसिलिटीज है उसको आसानी से समझ सके। और आप सभी लोगों को ये डेमो जो वीडियोज है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है और इसको ग्रुपों के अंदर डालना है और इसकी थोड़ी मार्केटिंग करनी है, ताकि राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर अपना जो स्टडी मटेरियल है या अपना जो ऐप है, इस ऐप की जो सूचना है सभी क्षेत्रों के अंदर जा सके। अब यहां पर देखो अपन बात करेंगे जैसे जो लवणता रोधी फसल लगाकर लवणीयता सार्यता को प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, एक आता है कुछ ऐसी वैरायटीज भी आती है कि उनको भी लगाकर अपन है ना लवणीयता या सार्यता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है साहब, यहां हमने ऊपर की लाइन पे पढ़ा कि जो पालक चुकंदर लगाकर आप है ना लवणीयता सार्यता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपकी पहली रिकमेंड क्या है कि मेरे को गेहूं लगाना है, गेहूं की मेरे खेत के अंदर है ना बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं गेहूं लगाऊं, तो गेहूं की ऐसी कौन सी वैरायटी का चुनाव करूं ताकि वो लवणता रोधी हो, लवणीयता का उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव न हो। तो यहां पर देखो जो गेहूं है, गेहूं के अंदर अपन लगाएंगे कल्याण सोना लगाएंगे, खाचिया 65 लगाएंगे, एक आता है बेटा राज 3077। ये जो वैरायटी है यहाँ पर खाचिया जो 65 है, इसका किताबों के अंदर नाम देखा होगा आपने ना के 65 के नाम से भी ये बाजार के अंदर आपको मिलती है। तो ये गेहूं की वो वैरायटियां हैं जो आपके लवणीयता या सार्यता के प्रति क्या है, सहनशील वैरायटियां हैं। इनके ऊपर लवणीयता सार्यता का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में देखो एक आता है आपका राइस आता है, चावल की अपन बात करेंगे। तो जो चावल है, चावल के अंदर क्या होता है कि आपका लूनश्री है, लूनश्री है ना, देखो साउंड से पता चल रहा है लूनश्री का मतलब क्या होता है, लून के अंदर उगने वाली वैरायटी। तो लून जो है नमक जिसको बोलते हैं, यहाँ पर लूनश्री वैरायटी है, ये आपकी लवणीयता सार्यता के प्रति सहनशील वैरायटी है। इसके अलावा IR8 जो बहुत फेमस वैरायटी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है IR8 जो वैरायटी है वो किस फसल से संबंधित है, तो IR8 वैरायटी कहां से संबंधित है, चावल की फसल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका लाइनम जो है, अलसी की अपन बात करेंगे। अलसी की इंपोर्टेंट जो वैरायटी है लवणीय सारे क्षेत्रों के लिए वो है RL 102 है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, RL 102 है। एक आता है बेटा आपकी जिससे त्रिवेणी है, एक आता है सिका है। तो आपसे पूछा जाए त्रिवेणी वैरायटी किस फसल से संबंधित है, तो त्रिवेणी वैरायटी किस फसल से संबंधित है आपके, वो है अलसी से संबंधित है। उसके बाद में देखो जेठ 2014 आपको यदि याद आ रहा है
तो यहां से है ना 2018-19 के आसपास भी है ना अपने कंपटीशन के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिलाड़ा 2 है, जिस बिलाड़ा 2 की अपन बात करेंगे, इसको कई बार है ना BL2 है ना, जो जोधपुर से है ना जैसे उत्पादित की गई वैरायटी है, वहां से निकल गई वैरायटी है BL2 है, जिसका नाम है बिलाड़ा 2। ये आपके लवणे सारे क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा देखो एक आता है राजस्थान ड्रोड है ना, RD का मतलब क्या होता है, राजस्थान ड्रोड जो 31 है, RD 31 है, ये भी आपके लवणी सारे क्षेत्रों के लिए एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे कि साहब अपने को तो लवणी सारे कंडीशन है लेकिन फिर भी तरबूज लगाना है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर तरबूज की एक आता है सुगर बेबी है, दुर्गापुरा केसर है, ये दोनों वैरायटी लगाकर अपन है ना अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो यहां पर ये था आपका लवणी सारे मर्दाओं का जो पौधों के ऊपर जो मैनेजमेंट है या उसका जो साइड इफेक्ट है उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। अब यहां पर देखो क्या है, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको है ना यहाँ सोल्व करवाता हूं। जैसे इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो ये बनता है कि लवणे सारे मर्दाओं का जो पीएच है वो पीएच आपको नोटिस में रखना है, कौन सी मर्दा का पीएच कितना है, उसकी विद्युत चालकता कितनी है, उसकी विनिमयशील सोडियम की मात्रा कितनी है, इन चीजों को आप नोटिस करोगे। उसके बाद में लवणे सारे मर्दा का पौधों के ऊपर क्या साइड इफेक्ट होता है। एक आता है लवणे सारे मर्दा बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो लवणे सारे मर्दा बनने का प्रमुख कारण जो था वो था वर्षा की कमी। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई कि जहां दलदली क्षेत्र होता है तो दलदली क्षेत्रों की जो मर्दा है वो मर्दा कैसी रहती है, आपकी सारे टाइप की मर्दा रहती है। उसके बाद एक आया लवणे सारे मर्दाओं को किस केमिकल्स के द्वारा सुधारा जाता है, तो लवणे सारे मर्दाओं को आप है ना जिप्सम के द्वारा सुधारोगे। लेकिन जब लैंग्वेज ऐसी आए कि लवणे सारे जिप्सम का प्रयोग किस मर्दा को सुधारने के लिए किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा क्षारीय मर्दा। अब यहां अपन बात करेंगे जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 29.2 है, सल्फर कितना है आपका 18.6 है। उसके बाद आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर जिप्सम कहां कहां प्रोडक्शन देती है, तो राजस्थान के अंदर जो जिप्सम है वो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में, नागौर में और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों के अंदर वो प्रोडक्शन देती है। राजस्थान के किस जिले के अंदर पायराइटीज का प्रोडक्शन होता है, तो सीकर जिला उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है। एक आता है राजस्थान के इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लवणी सारे मर्दा का जो एरिया है वो कहां पर है, तो लवणी सारे मर्दाओं का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन कुछ किताबें जो है उनका डेटा है गुजरात के लिए इंगित कर रहा है, इस चीज को पेंडिंग में रखेंगे, अभी आपको है ना उत्तर प्रदेश के अंदर है ना ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो जो नेक्स्ट जो सोइल है, नेक्स्ट सोइल जो होगी वो सोइल है आपकी अम्लीय मर्दा। अम्लीय मृदा के बारे में अपन पाठ नंबर जो 3 होगा उस पाठ नंबर 3 के अंदर अम्लीय मृदा के बारे में बात करेंगे। एक बार लास्ट के अंदर मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से है ना निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा आप है ना यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि राजस्थान के प्रत्येक कोने तक अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज है वो सभी बच्चे तक पहुंच सके। साथ ही आप है ना कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आपकी जो क्वेश्चन है वो आप डाल सकते हैं। सदैव हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। जय अराइज, जय राजस्थान।